प्यारे बच्चों, ये है फाइनली वो पेपर मिड टर्म एग्जाम 2020-23 क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस मॉर्निंग शिफ्ट का। ये वो पेपर है जिसे आप देकर आ चुके हैं। मैंने आपको ये मॉर्निंग में भी शेयर कर दिया था, इसलिए नहीं कि मॉर्निंग वाले चीटिंग कर पाए, इसलिए कि एज ए सैम्पल पेपर इवनिंग वाले इससे आइडिया ले सकें और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह आने वाला है। तो चलिए, पेपर अब हो चुका है तो आपको हम आंसर शेयर करेंगे कि किस प्रश्न में आपको क्या लिखना था। पेपर आपका 80 नंबर का है, 3 घंटे का है। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर अब जो सामान्य निर्देश है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आपको ले चलता हूँ पहला खंड ए, यानी कि पहला पार्ट है। और हिंदी इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। ये है आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, और 1 से 12 तक सही विकल्प का चयन करना है आपने। और प्रश्न आपके पास था, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर पहले जो 3 आपको पॉइंट दे रखे थे, यानी कि पहला पॉइंट था इनमें एकीकृत केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया, दूसरा था राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया, और तीसरा था पितृभूमि एवं नागरिकता के विचार पर बल दिया गया। तो आपको ये देखना था कि इनमें से क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या पहला दूसरा सही है या तीसरा सही है, ये सभी सही है। तो इसका जो आंसर था वो है डी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है। तो जिन्होंने डी लगाया है उनको बिल्कुल पूरा मार्क्स मिल जाता है। और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसे ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न था आपके लिए कि इन मृदाओं में निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन यानी कि लीचिंग के कारण हुआ है। और दूसरा है यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो आपको इसमें देखना था कि सही ऑप्शन क्या है, काली मृदा है, वन मृदा है, लेटेराइट मृदा है या मरुस्थलीय मृदा है। तो इसके जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि लेटेराइट मृदा। और जिन्होंने सी पर क्लिक किया उनको 1 नंबर मिल जाएगा। एंड सेम आप यहाँ पर अगला भी देख सकते हैं इंग्लिश में, ये है लेटेराइट सोल। और अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीपक के राज्य में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है, बताइए वह संभवतः किस राज्य का निवासी है। तो भैया आपको ये देखना था कि जो कपास की कृषि के लिए मतलब राज्य में कपास की खेती कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना था। तो उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है, तो भैया कपास जहाँ होगी वहाँ उपयुक्त मिट्टी पाई जाएगी। तो क्या था, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है या सिक्किम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र, राइट। अब देखते हैं अगला है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े की पहचान करनी है आपने। समवर्ती सूची प्रतिरक्षा, समवर्ती सूची मुद्रा, समवर्ती सूची विवाह या समवर्ती सूची कृषि। तो क्या ऑप्शन आपके लिए था चौथे प्रश्न का, तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन है, समवर्ती सूची विवाह। और अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आप टैली करते जाइए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग। और हम चलते प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी के क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण नहीं है। ये आपको जरूर ध्यान रखना होता है, एग्जाम कई बार घूम जाता है, आपको नहीं है ध्यान देना था कि सत्ता का साझेदारी क्षैतिज के वितरण का एक एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब 3 तो हैं इनमें से, लेकिन एक नहीं है, कार्यपालिका, दबाव समूह, न्यायपालिका या विधायिका। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका आंसर हो गया है दबाव समूह। ये बाकी तीनों जो है वो सत्ता की साझेदारी में, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, लेकिन जो दबाव समूह है ना वो इससे हट करके है। अगला जो प्रश्न है वो है छठा। मणिका मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का कार्य करती है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। वह खुद का काम है, मछली पालन करती है, तो ऑब्वियसली मछली पालन करेगी तो उसका इनकम भी होगा और आजीविका चलेगी। तो क्या प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का आपको रखना था प्राथमिक।
तो प्राथमिक क्षेत्र का है क्योंकि खुद का ही उसका एक तरह से बिजनेस है, खुद का काम है, खुद की अर्निंग है, खुद कमाएगी, खुद काम करेगी। और अगला है आपके लिए प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पर आपको कुछ जोड़े दे रखे हैं, नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। ये आंकड़े दे रखे हैं आपको, लाइक ये वाले आंकड़े हैं, ये वाले आंकड़े हैं, ये वाले आंकड़े हैं। तो यहाँ पर देश 1 2 3 4 है। तो क्या करना है आपको कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। प्रश्न नंबर 7 किसका समान वितरण है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि देश 2। और ये वाला जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिन बच्चों ने बी पे क्लिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर उनका हो जाएगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। एक क्या है, संकल्पना है, और दूसरा क्या है, कारण है। तो संकल्पना और कारण वाले प्रश्न आजकल ऐड कर दिए गए हैं आपके प्रश्न में। तो थोड़ा सा इन पर आपको लॉजिक भी देखना पड़ता है। सबसे पहले आप संकल्पना पढ़ लें और कारण पढ़ लें, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। मैं आपको इसे पढ़ करके टाइम ज़्यादा ना लूँगा। तो आप देखिए सीधा 8वीं का आंसर मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आपका रहेगा बी, और बी का मतलब है आप ये समझिए कि संकल्पना और कारण दोनों सही तो है, करेक्ट है, परंतु जो कारण है ना वो संकल्पना की व्याख्या नहीं करता। मतलब जो कारण है वो संकल्पना पर फिट नहीं बैठता है, लेकिन दोनों लॉजिक बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। तो 9 आपके लिए है, नीचे दिए गए प्रश्न में फिर से 2 कथन है, सेम दैट ईयर, और आपको देखना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 9 है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर वो बदल गया है, यानी कि ए आपका हो गया। संकल्पना और कारण दोनों सही है, और जो कारण है ना वो संकल्पना की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं इसके 10वें सवाल की तरफ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से कर लीजिए, साथ में अपने सभी दोस्तों को भी आपसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपके साथ चेक कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, और नीचे दिए गए प्रश्न फिर से सेम, संकल्पना और दूसरा कारण है। तो भैया 10वें का आपका यहाँ पर देख लो एक बार, और फिर से जो इसका करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा इनमें मैं कहीं कुछ गलत हो सकता हूँ, तो आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दें। तो आपका जो है प्रश्न नंबर 10 का ए ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। 11वां भी संकल्पना पे आधारित है। तो सीधा इसके आंसर की तरफ चलते हैं। और अब आपको समझ आ गया है, तो इसका भी ए आंसर करेक्ट है। और संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी, जो कारण है वो संकल्पना की व्याख्या करता है। अगला हमारा 12वां सवाल। और 12वां सवाल देखो क्या है कि एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है। तो ऐसा देश है जिसमें उच्च जीवन स्तर है, स्वास्थ्य है, और सुरक्षा के लिहाज से मतलब वो बेहतर माहौल है। तो उस देश को हम क्या कहेंगे? अल्प विकसित कहेंगे, उसे विकासशील कहेंगे, विकसित कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ अगर मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि विकसित देश है, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी विकास कर चुका है, तो विकसित देशों की श्रेणी में वो आएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अब हमारे पास 13 से 15 तक सही और गलत आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 13, बाज सांप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक थी, सही है या गलत है? तो आपको यहाँ पर देना है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको ये सही आंसर है, यानी कि सही या ट्रू। और अगला है तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तो तलवार के मुकाबले का प्रतीक है भैया, मुकाबले की तैयारी के लिए, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपने जो भी किया है वो बिल्कुल दोनों में से सही वाला ही, सत्य वाला सही होना चाहिए। 14वां सवाल आपके लिए, प्रौद्योगिकीकरण के कारण जल संसाधनों का ह्रास हुआ है। तो भैया प्रौद्योगिकीकरण, जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं तो भैया जल संसाधन का ह्रास तो हुआ है, कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है, संसाधन टूट रहे हैं, आप रोड बना लो, मकान बना लो, तो जो पानी का स्रोत है या जो भी है वो ख़राब हो रहे, तो बिल्कुल फैक्ट है, सही है। 15वां सवाल है, यूरोपीय संघ की राजधानी श्रीलंका है। तो भैया ये बिल्कुल गलत है,
यूरोपीय संघ की राजधानी श्रीलंका नहीं है, यानी कि 15वां आपका गलत हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा प्रश्नों को भी समझना बेहद ज़रूरी है। 16 से 19 तक आपको एक अंडरलाइन कथन दे रखा है, उसको आपको सही करना, यानी कि ये जो बिम्बार्क का संबंध इटली से, तो इटली है ना वो गलत है, तो आपको सही बताना है। तो सही क्या है यहाँ पर, तो सही आप लिखोगे भैया जर्मनी, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप जर्मनी आंसर, इटली की जगह आप जर्मनी लिख दोगे। और अगला है वुंडस्लैंड आयोग की रिपोर्ट 1997 में प्रकाशित हुई थी। तो भैया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 1987 में हुई थी, तो इन्होंने 10 ऐड कर लिया इसमें, 87 नहीं बल्कि सॉरी ये है आपका 1987 में, राइट। तो 97 इन्होंने दे दिया, इसे 87 आपको सही करना था। 18 में है कि तरबूज भैया खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है क्या, नहीं है भैया, तरबूज क्या है वो जायद की फसल है, तो आपको यहाँ पर खरीफ को काट करके जायद करना है। अथवा में लिखा है कि भैया मटर खरीफ की फसल है, तो यार जो मटर है ना वो रबी की फसल है, सॉरी, तो रबी है ना, रबी खरीफ जायद, तो ये जो मटर है वो रबी की फसल है। आगे बढ़ते हैं, और स्पेन 7 आकार संघ बनाने का एक एग्जाम्पल है। तो भैया 19वें में थोड़ा सा मैं भी डाउट में हूँ, बाकी आपको क्या लगता है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए और क्या इसका करेक्ट आंसर है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कि जब तक इसका आंसर की नहीं आ जाता है, थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा, तो आप कमेंट अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए। और अगला जो प्रश्न नंबर 20 से 21 रिक्त स्थान है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 20 एंड 20 to 21। तो भैया 20वां पे आप यहाँ पर लिख दोगे जो भी है, ब्रुसेल्स में भाषी लोग बहुसंख्यक है, तो ब्रुसेल्स में भैया फ्रेंच लोग ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। और अगला है भारतीय संविधान में डैश भाषा को राजभाषा, तो यह सिंपल सा है, ये हमारी हिंदी है, राइट, तो ये हिंदी है। और अगला है किसने मेत्सकी को सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया था, तो ये था आपका मेटरनिक, और इसका आंसर आपको मेटरनिक लिखना था। उसके बाद रूढ़िवाद को परिभाषित कीजिए, तो भाई रूढ़िवाद क्या होता है, आप ये सिंपल सा समझो कि जो परंपरा से चली आ रही है, जिसे दादाजी ने भी ढोया, पिताजी ने ढोया, हम भी लेके चल रहे हैं, तो वो क्या आपका रूढ़िवाद है। तो ओब्वियसली आपको रूढ़िवाद समझ आना चाहिए कि रूढ़िवाद एक्चुअली में होता क्या है। अगला सवाल था भाई कि 23वां अवर्गीकृत वन से आप क्या समझते हैं। 23वां, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है ऐसे कि अवर्गीकृत वन से तात्पर्य मतलब उन वनों को कहते हैं जो किसी श्रेणी, आरक्षित या संरक्षित वर्ग की श्रेणी में नहीं आते, मतलब जिन्हें किसी पार्टिकुलर से वर्ग में डिवाइड नहीं किया गया है। ऐसे वन जिनका सरकार द्वारा अभी तक ये निर्धारण नहीं हुआ है कि ये वन आरक्षित वन की श्रेणी में रखे जाएं या संरक्षित वन में, तो मतलब उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, उन्हें कहेंगे हम अवर्गीकृत। अगला भूदान आंदोलन क्या था, तो जितना छोटा प्रश्न होगा यानी कि कितने नंबर का है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि भैया ये जो है ना एक ही नंबर का है, तो आपको सिंपल सा छोटा सा आंसर लिखना है। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में शुरू किया गया था, और यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से। विनोबा भावे की मतलब एक उनका प्रयास था कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जानी चाहिए। तो ये आपका भूमि आंदोलन था, और बस छोटा सा आपको 1-2 लाइन में इसका आंसर लिखना था। अगला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उससे एक तरह से आपने सुना होगा मनरेगा, तो गांव में इसका नाम बहुत आता है मनरेगा। तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2009 में, तो इसका आंसर रहेगा आपका 2009, ठीक है, 2009 आपको इसमें लिखना था। उसके बाद 19वीं सदी की किस व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया, तो शायद इसका नाम था गिरमिटिया मजदूरी, शायद आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा शायद नई दास प्रथा
का नाम दिया वो था गिरमिटिया मजदूरी। बाकी थोड़ा सा आप इसे सर्च कर ले अपनी कॉपी में, और अगर आपको सपोर्ट मटेरियल मिला हो तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। रास्ताफारिया नवाद को किसने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया? और ये सवाल आपके पास अथवा में था, या तो आप ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला। तो थोड़ा सा मुझे ये वाला सवाल अटपटा सा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सॉरी, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी अगला जो है 27वां प्रश्न देखो एक बार भैया। सांप्रदायिकता जो है ना, वो संप्रदाय, धर्म, जाति से बिलोंग करता है। तो सांप्रदायिकता क्यों खतरनाक है? क्योंकि लोग अपने संप्रदाय में लिमिटेड हो जाते हैं। मैं संप्रदाय का हूँ, तो उसकी बड़ी तारीफ़ करना, बड़ी बड़ी बातें करना, चाहे उसमें कितनी बुराइयाँ क्यों ना हो, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ बताने में, और दूसरों के संप्रदाय को कमतर आंकते हैं, और उनके लिए मतलब इस तरह से सांप्रदायिकता बहुत ख़तरनाक है। अब ये मान के चलिए कि आप अपनी चीज़ को बहुत अच्छा बता रहे हो और दूसरी की चीज़ को आपने बोल दिया कि तुम्हारी ख़राब है, तो दूसरा भी जब यही आपको कहेगा तो क्या होगा? ये खतरनाक हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आपसी द्वेष, घृणा एक दूसरे के प्रति, मतलब प्यार प्रेम जो भी है ना, धर्म पे, जाति पे, समूह, सब पे आपस में जो है वो लड़ना झगड़ना हो जाता है। तो इसलिए सांप्रदायिकता खतरनाक है। जाति के अंदर राजनीति से आप क्या समझते हैं? तो यार जाति के अंदर भी राजनीति होती है। जब हम जातियों में बढ़ जाएंगे, अलग अलग जातियों में, तो राजनीति तो होना मतलब श्योर है। हर जाति में, हर धर्म में राजनीति है। अगर सभी लोग एक हो जाएंगे तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज भी लोग जातियों के नाम पे वोट मांगते हैं, जातियों के नाम पे लड़वाते हैं, जाति के नाम पर इस तरह से मतलब लड़ाई झगड़े, मारपीट और ये सारे काम। तो जाति के अंदर राजनीति आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया है खंड ख यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको थोड़े बड़े लिखने हैं, और यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो वर्ड लिमिट है वो आपको बढ़ानी है। पहला सवाल है कि सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। कथन का निहितार्थ आपको बताना है। इस कथन में क्या लॉजिक छिपा है कि जो सभी सामाजिक समूह हैं वो स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। जो भी स्वराज की अमूर्त अवधारणा से उसमें जो सामाजिक समूह थे वो एग्री नहीं कर रहे थे। तो आपको मतलब क्या लॉजिक था वो बताना है। तो इसका आंसर तो भैया इतना काफ़ी बड़ा आंसर होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, यह बात बिल्कुल सही है। इसके कई कारण थे, बहुत सारे लॉजिक थे, तो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देश के हर वर्ग और सामाजिक समूहों पर उपनिवेशवाद का एक जैसा असर नहीं था। तो एक जैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होंगे। उनके अनुभव भी अलग अलग थे। दूसरा कि अलग अलग समूहों के लिए स्वराज के मायने भी भिन्न थे और सबके अपने अपने हित थे। तो जब सबका अपना अपना चलेगा तो वहाँ पर कोई दूसरे से यहाँ पर कैसे एग्री करेगा, है ना। तीसरा कि बहुत से पढ़े लिखे भारतीय और अमीर लोग सीधे तौर पर अंग्रेज़ों से जुड़े थे। अंग्रेज़ों के गुलाम टाइप के थे वो, मतलब उनसे एक तरह से चमचे चापलूस कह सकते हैं, जिनके अपने अपने हित थे। उनका स्वराज व स्वतंत्रता के प्रति रुख उदासीनता था और किसानों की अपनी समस्याएं थी, जबकि अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों की भी अपनी समस्याएं थी। तो काफ़ी सारे इसके लॉजिक थे जिसके कह सकते हैं कि जो अमूर्त अवधारणा से वो प्रभावित नहीं थे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे आपको लिखना था। जैसे भी विकास के विभिन्न मापदंड होते हैं ना, तो बहुत सारे मापदंड है विकास के, जैसे आय, इनकम से, आप साक्षरता से ले सकते हैं, किस तरह से हमारे जो साक्षरता है वो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, लड़कों का लड़कियों का। इसी तरह से आय का भी ले सकते हैं, आपकी आय में कितनी बढ़ोतरी कम हो रही है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, शिशु मृत्यु दर, कितने बच्चे मरते हैं, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो इसमें आते हैं विकास के मापदंड। तो उनमें आप इसमें इसे ऐड कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका एवं बेल्जियम की नीति निर्माताओं ने अपने अपने देश में अलगाववाद को रोकने के लिए जो कदम उठाए उनकी तुलना कीजिए। तो आपको क्या करना था, इसमें जो श्रीलंका है और बेल्जियम है, श्रीलंका और बेल्जियम के अपने अपने
मापदंड थे। तो क्या है कि नीति निर्माताओं ने अपने अपने देश में अलगाव को रोकने के लिए, तो सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलगाव को रोकने की कोशिश करी। भैया श्रीलंका ने अपने लॉजिक लगाए, बेल्जियम ने अपने लगाए हैं, अपनी अपनी नीति लगाई, अपनी अपनी कानून व्यवस्था में अलगाव को रोकने का उन्होंने कोशिश किया। तो आपको तुलना करनी है कि श्रीलंका ने कैसे किया, बेल्जियम ने कैसे किया, और थोड़ा सा आपने उस पर एक नज़र डालने की आपको कौन सा मतलब किसका अच्छा लगा और किसका सही था। बेरोज़गारी की उदाहरणों द्वारा सहित व्याख्या कीजिए। तो भैया बेरोज़गारी, हम ये तो सब जानते ही हैं कि बेरोज़गारी क्या है, नौकरी नहीं है, वो जितना हमारा मतलब खर्च है उसके अकॉर्डिंग हम कमा नहीं रहे हैं। लाइक अब ये मान के चलो कि हमारे पूरे दिन का, पूरे परिवार के लिए 500 रुपये एक दिन का खर्चा है, और अगर हम कमा नहीं रहे 500 रुपये तो वो बेरोज़गारी है। तो उसके उदाहरण सहित आपने एग्जांपल देने कि भैया क्या है बेरोज़गारी और उसकी मतलब किस तरह से बेरोज़गारी है। मान लीजिए कोई मज़दूर है, वो रोज़ जो है, या मिस्त्री है या कोई भी है, वो रोज़ जो है वो 500 रुपये कमाता है या 300 रुपये कमाता है, तो उसका मतलब घर चल जाता है। लेकिन सोचो उसे 10 दिन 5 दिन कोई काम नहीं मिला तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें एग्जांपल जोड़ सकते थे। रोज़गार के संगठित क्षेत्र पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो रोज़गार के संक्षिप्त क्षेत्रक भी आपको बताने हैं। तो भाई रोज़गार कई तरह के होते हैं, उनके संगठित क्षेत्र क्या है और संगठित क्षेत्र क्या है कि एक तरह से गठन टाइप का है। संगठित क्या होता है आपको थोड़ा ये समझना होगा कि रोज़गार जो है वो संगठित श्रमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि असंगठित जो है वो क्या होता है जहाँ पर लोग इकट्ठे होके रहें, कोई भी काम इकट्ठे होके, जैसे कि भाई 5-7 लोग एक साथ काम कर रहे हों और कमाना उनका एक साथ होगा, एक साथ ही काम मिलेगा, तो संगठित क्षेत्र इस तरह से। और आप उस पर एक नोट लिख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको, क्योंकि 3 नंबर का है तो 5-7 लाइन आपको यहाँ पर उसमें ऐड करनी है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये अगला है दीर्घ उत्तरीय, मतलब अब आपके पास बड़े आंसर आने वाले हैं और 4 प्रश्न है 4-4 नंबर के। तो आपको इसे पूरा पेज 1.5 पेज तक एक आंसर आपको लगभग आधा नहीं पौना और 1 पेज आपको इसका आंसर लिखना होगा। भारत जैसे देश में संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए योजना एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। कथन का आलोचनात्मक, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आलोचनात्मक करना है, यानी कि जो है वो है, आपको क्या लगता है वो है आलोचनात्मक। तो सबसे पहले भारत देश जैसे देश में संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए, हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है करने के लिए, मतलब चाहे रोज़गार हो, चाहे उसे विकास के लिए, देश के लिए हो, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उनका विवेकपूर्ण यानी कि बुद्धि से भाई ऐसा प्रयोग करना जो विवेकपूर्ण है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी कर दिया, आपने लकड़ी चाहिए थी आपने पेड़ सारे काट दिए, तो यार पेड़ काट दिए तो नुकसान हो गया ना कहीं। तो आपको क्या करना है, विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए एक योजना बनानी है, एक प्रारूप बनाना है, एक तरह से रणनीति बनानी है। तो व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। तो अब आपको इसी पर अपना लॉजिक देना है और अपने आंसर को इसमें क्लियर करना था। उसके बाद देखो 1992 के संविधान के संशोधन के माध्यम से भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत किया गया। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। जो 1992 में कि संविधान की संशोधन, जब 1992 में जो संविधान था उसमें संशोधन किया गया, तो उसके माध्यम से भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत बनाया गया। बहुत सारे ऐसे लॉजिक दिए गए, उसे मजबूत बनाने के लिए ऐसे काम किए गए। तो विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत बनाने के लिए तो आपने उन कथनों का मूल्यांकन करना है कि भैया जो भी लॉजिक थे, जो भी काम थे, जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई, जो भी प्रयास किए गए वो कैसा था, तो आपने मूल्यांकन करना है। एक तरह से आपको ये देखना है कि भाई कौन सा पक्ष सही था, कौन सा गलत था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, किसने किस पर क्या मतलब निजी स्वार्थ था, पूरे देश का देखा था। तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर जोड़नी थी। 34वां कि किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था कि भाई एक व्यक्ति का विकास है, दूसरे का विनाश हो सकता है।
बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ कि भैया आपके पड़ोस में शादी हो रही है और मतलब डीजे बज रहा है, तो यार वो तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपका रिज़ल्ट आया था और वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया, तो आपको दुख हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप सैड है, परेशान है। तो एक तरफ तो डीजे बज रहा है, दूसरी तरफ मतलब एक दुख मना रहे हैं आप, तो मतलब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का विकास दूसरे के विनाश भी हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि भाई एक ने बड़ा सा मकान बना दिया, दोनों मकान ज़मीन में थे, एक ने जो है 2-2 मंजिला मकान थी, एक ने जो है उसे 5 मंजिला कर दिया, तो दूसरा क्या है, एक का तो विकास हो गया, लेकिन दूसरे का विनाश किस तरह से हो गया कि ना उसके पास धूप आ रही है, ना उसके पास हवा आ रही है, ना उसके पास बारिश सही से मिल रही है, मतलब उसे जो नीचे घर था उसका एक तरह से बेकार हो गया। तो इस तरह से आप इसमें 2-3 और एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। अगला इसमें अथवा में कि आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भैया बहुत सारे कारक हैं आय के साथ। भैया मान लो कि आपकी इनकम, तो सिर्फ इनकम ही इनकम नहीं देखनी है, बल्कि एजुकेशन भी देखना है ना। तो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो एजुकेशन हो गया, साथ में भैया हमें ट्रैवलिंग भी चाहिए, फैसिलिटीज़ भी चाहिए, साथ में हमें मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए। तो सिर्फ आय ही आय नहीं, मान लो आपके पास आय है, बहुत अच्छी नौकरी आपके पास, काफ़ी सारा पैसा आ रहा है, बट आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो गई है लेकिन आप घूमने नहीं जा पा रहे हो, आप बीमार हो गए हो लेकिन आसपास में भैया इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। कोरोना काल में हमने ये देखा कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, है ना, जब सेकेंड वेव आई थी। तो आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारक हैं, आपको यहाँ पर उसको ऐड करना था। और अगला सवाल है कि सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए और भारत में इसके ये सफल होने के कारणों की व्याख्या करनी है। तो सत्याग्रह आंदोलन क्या था भाई, सत्य का आग्रह करना, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या है सत्याग्रह आंदोलन और भारत में सफल होने का कारण क्या था, क्यों आखिर जो सत्याग्रह आंदोलन है वो सफल हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या काम थे, क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या हमने उसे किस तरह से प्रेजेंट किया था कि सत्याग्रह आंदोलन जो है वो सफल हुआ। तो कारण आपको बताने, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, तो असहयोग आंदोलन मतलब चलाने के पीछे क्या रीज़न था। तो सिंपल सी बात है कि असहयोग आंदोलन, पहले इसका नाम देख लो, असहयोग, सहयोग मतलब होता है उनके साथ काम करना। लाइक हम किसी के साथ असहयोग कर रहे हैं तो हमने उनके काम में हाथ नहीं बटाना है, ना ही हमने उनके काम को सपोर्ट करना। तो ये है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने चलाया था, ये तो आपको पता है। तो चलाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों ने जो हमारे पास उनकी नीतियाँ थी उनके विरोध में हमने असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। और ये लगभग अगस्त के महीने में 1920, हाँ 1920, हाँ मूवी से याद है मुझे, 1920 उसमें चलाया गया था, इसकी शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान जो स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, भाई स्कूलों में असहयोग करेंगे, कॉलेजों में असहयोग करेंगे, वकीलों ने भी असहयोग कर दिया, मतलब टीचर ने असहयोग कर दिया, लोगों ने मतलब जो काम कर रहे थे अंग्रेज़ों के लिए वो काम करना बंद कर दिया। तो क्यों चलाया गया, क्योंकि वो गलत था, अंग्रेज़ जो भी काम कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे, हमारे लिए नुकसान था, तो भैया उसने तो होना ही था। अगला आपके पास आ जाते हैं केस स्टडी वाले, और यहाँ पर आपको एक गद्यांश अनुच्छेद आपको दे रखा है और ये 4 है आपके पास, 4 हैं, 5-5 नंबर के हैं, खंड घ में हैं और यहाँ पर आपको अनुच्छेद पढ़ना था, उसके आंसर देने थे। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको अनुच्छेद डिटेल से आराम से आप एक बार पढ़ लीजिए। और ये है आपका हिंदी मीडियम, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, और ये हिंदी मीडियम है। चलिए मैं अब आपको इंग्लिश मीडियम का दिखाता हूँ पूरा पैसेज, ताकि आप पूरा पैसेज पढ़ पाओ। और अब हम चलते हैं 36वें के पहले प्रश्न पर। प्रथम विश्व युद्ध ने पहले कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले कौन सा देश था जहाँ पर की अर्थव्यवस्था, तो भैया पहले जो है उसका है सी, यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन था प्रथम विश्व युद्ध से पहले, जहाँ पर की सबसे बड़ी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था में सबसे आगे था। और दूसरा है आपके लिए 36 का दूसरा है यस, युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने किस देश से जमकर कर्ज लिया था।
तो किससे लिया था भाई? अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से या जर्मनी से? तो 36 का 2 अगर मैं बात करूँ तो आंसर रहेगा इसका 1 फर्स्ट। ए आंसर रहेगा। मतलब ये कि अमेरिका से उसने कर्ज लिया था। 36वां देखो 3 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किन देशों में उद्योग विकसित होने लगे थे? फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और रूस, रूस और फ्रांस, भारत और जापान। तो 36वें का तीसरा है। और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने देश को जोड़ लो, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो डी है, यानी कि भारत और जापान विकसित होने लगे थे। विकसित हुए नहीं थे बल्कि होने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने तक कौन सा देश भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद भाई नुकसान तो होता ही है, तो देश कर्जों में दब गए थे, काफ़ी नुकसान भी होता है। तो कौन सा देश था भैया? अमेरिका, जापान, रूस या ब्रिटेन? तो कौन सा देश था भैया? तो चौथे का आपका हो जाएगा यस डी है। और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि भी आंसर चेंज हो सकता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सा आसान और कौन सा ऑप्शन सही लग रहा था। 36 का 5 वहाँ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक उछाल कैसे पैदा हो गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक जो है वो बड़ी तेज़ी से उछला, तो क्या कारण था उसका? तो भैया कारण आप सीधा मैं बताता हूँ आपको, ए आंसर है, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी कमी हो गई थी, तो आर्थिक उछाल जो है वो पैदा हो गया। अगला है आपके पास प्रश्न नंबर 37, तो यानी कि दूसरा आपके पास एक और गद्यांश है, और यहाँ पर सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़िए। थोड़ा सा मैं इसे पूरा दिखा देता हूँ, हिंदी में है। अब हम थोड़ा सा इसे और नीचे करते हैं, और ये है आपके लिए इंग्लिश में, यानी कि थोड़ा सा इधर है, और इसे एक बार वीडियो को रोक लें, समझ लें, और इसको थोड़ा सा नीचे पूरा पैसेज आपका है। और अब आपको चलना है प्रश्न नंबर 37 का 1, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो यार चिपको आंदोलन बड़ा गजब का आंसर है, हमारे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। तो ये था आपका वन कटाई को रोकना, क्योंकि लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे कि इनको काटना नहीं है। और चिपको आंदोलन के जो उभर के आए हैं हमारे सामने, वो उनका नाम क्या है? अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा मिस हो रहा है, और अगर आपको उसका नाम पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। 37वां का दूसरा है, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया? यार पेड़ों के लिए बीज बचाओ, बीज नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ से रहेंगे? भोपाल, टिहरी, रायपुर या झारखंड? तो यार ओबियसली जो चिपको आंदोलन था उत्तराखंड में था, और जो टिहरी है ना वो उत्तराखंड में, बाकी सारे जो है आउट ऑफ उत्तराखंड है। अब अगला देखो हमारे पास है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बिहार से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से या राजस्थान से? तो 37वां का थर्ड आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। और अगला प्रश्न है 37वां, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या थे? 37वीं का चौथा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चिकित्सक और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। 37वां हम बात करते हैं 37 के 5वें अनुच्छेद का एक शीर्षक, यानी कि टाइटल क्या हो सकता है? तो टाइटल आपका क्या हो सकता है? एक तरह से वन्य जीवन भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर जिसको लग रहा है वो है आपके जैव विविधता, जो उसके अकॉर्डिंग, मतलब SST सोशल के अकॉर्डिंग जो है हमारा सॉरी ये आंसर हो सकता है वन प्रबंधन में समुदाय की भूमिका, क्योंकि लोगों ने रोका उसे, तो भैया समुदाय की भूमिका ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब हम चलते हैं 37वें की, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं हल्का सा डाउट में हूँ, और जो 37वां है उसका बी ऑप्शन भी आपका हो सकता है, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस लग रहे एक तरह से बी के हैं। बाकी आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि बी होना चाहिए या डी होना चाहिए। और जो 37वें का अनुच्छेद का शीर्षक, हालांकि सारे जो शीर्षक हैं वो सिमिलर से लग रहे हैं, क्योंकि चिपको आंदोलन में लोगों की भूमिका थी, तो इसलिए यहाँ पर समुदाय की भूमिका आप कह सकते हैं
वन प्रबंधन में, राइट। उसके बाद 36वां संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिकता शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे आप पैसेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 1988 में हुई थी। तो देखो ऑप्शन हमारे पास 1988 है या नहीं है, तो होना चाहिए 1998 में, और यस बिल्कुल यहाँ पर हमें 98 मिल गया, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आइए आज चलते हैं 38वें पर, और फिर से यहाँ पर एक पैसेज है, ये हिंदी में है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए, लाइक नहीं किया तो तब तक लाइक कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। या इंग्लिश में है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? जो सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं हैं वो किसके द्वारा? तो भैया ये होती है, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं ना वो सरकार देती है। तो गवर्नमेंट ही कहती है भाई जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, दूध इतना महंगा हो गया, तो देखो अभी आज ही के दिन जो कल का दिन का अपडेट है कि दूध जो है 2 रुपये बढ़ गया, तो ये कौन बढ़ाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार बढ़ाती है। तो यस सरकार का काम होता है। उसके बाद दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो जो टिस्को है वो किस क्षेत्र की है? तो भैया ये अपना है उसका ना, तो वो टाटा का अपना है, वो निजी क्षेत्र का है ना, वो ना आपका है ना हमारा है, किसी एक का। जैसे अंबानी है तो जियो क्या है, वो निजी क्षेत्र है। इसके बात करें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, जो निजी क्षेत्र है उसका स्वामी कौन होता है? तो एकल व्यक्ति या कंपनी के पास होती है, सरकार के पास, सार्वजनिक क्षेत्र के पास। तो भैया एकल है, निजी है, तो यार ओबियसली सरकार के पास तो होगा नहीं, ना ही सार्वजनिक होगा, तो वो रहता है एकल व्यक्ति या कंपनी के पास जो उसका ऑनर है और निजी क्षेत्र का। और हम चलते हैं 38वें पे, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र की विशेषता है आपका ऑप्शन नंबर, एक बार पढ़िए देखो। यस इसके मुझे जहाँ तक है कि उपरोक्त सभी डी होना चाहिए, क्योंकि सारे ही इसके आंसर लग रहे हैं। और अगर आपको कोई और लग रहा हो तो आप कमेंट में भी सजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 38 के 5 में, तो यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन रहेगा यस वो है आपका सी। सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता क्या है कि वह अधिकांश संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है उस पर सरकार का ही स्वामित्व होगा। लाइक जो लैंड होते हैं, जो जगह होती है, जो चीज़ें होती हैं वो सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक जो है ना वो गवर्नमेंट की है ना। जैसे हमारे उत्तराखंड में देखो बहुत सारी ज़मीन है जो हमारी खेतों हमारी है, लेकिन जो हमारी नहीं है, किसी की नहीं है, वो किसकी है? सरकार की है। तो अब हम चलते हैं इसके 39 की तरफ, और फिर से यहाँ पर एक पैसेज है और इस पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके आंसर की तरफ। ये है आपका हिंदी मीडियम, उसके बाद चलते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की तरफ, और ये है आपके लिए प्रॉपर इंग्लिश मीडियम। अब हम चलते हैं इसके पहला प्रश्न, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों का प्रतिशत कितना था? और भैया सिंपल सी बात है, इसका आंसर है आपका यस ये था 14.36, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 39.2 आंसर में, तो ये रहेगा आपके लिए यस महिलाओं का प्रतिनिधित्व। और यहाँ पर सेम सी ऑप्शन आपका 5% यानी कि सी ऑप्शन है 5% से कम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 39.3, और यहाँ पर है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। और अगला हमारे पास है फोर्थ का, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा देने का तरीका क्या हो सकता है? तो इसका भैया डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि आप महिलाओं को निर्वाचित संस्थाओं में मनोनीत कर दिया जाए। अगला सवाल है भारत की किस संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है।
और अगला है हमारे पास लास्ट वाला, और ये है मैप बेस्ड क्वेश्चन, मानचित्र आधारित, और यहाँ पर 5 नंबर का ये भी आपके पास है। भारत के राजनीतिक मानचित्र में ए और बी 2 बिंदु दे रखे हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर मानचित्र देख लीजिए, और यहाँ पर ए और बी बिंदु आपको दिए हुए हैं। भैया ए बिंदु तो दिखाई दे रहा है, बी कहाँ दिख रहा है? ये है ए और ये शायद बी है, और ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा। फिर से चलते प्रश्न पर, और यहाँ पर देखो अंकित किए गए हैं। इन बिंदुओं को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनके सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर लिखिए। तो ए में क्या लिखना है आपको? भाई वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नील किसानों के लिए आंदोलन आरंभ किया था, तो इसका आंसर है आपका बिहार। ठीक है, तो वह स्थान बिहार है। और दूसरा है वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसका आंसर आप लिखोगे मद्रास। ठीक है, उसके बाद 40, तो 40 का 2 पार्ट है। ये भी मैप बेस ही है भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में, जो आपको एक ही मैप दे रखा है, उसी एक मैप में आपको सब कुछ करना था। उसमें क्या करना था? उसी निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखने थे। सबसे पहले आपको भैया 3 करने थे, यहाँ पर 4 आपको दे रखे हैं, तो कोई 3 करो। सलाल बांध, तो सलाल बांध आपको कहाँ लिखना था? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का जो वहाँ पर पोर्शन होता है, स्पेस होता है, वहाँ पे आप लिखना था। और यहाँ पर एक भागीरथी नदी होती है। ठीक है, भागीरथी नदी। थोड़ा सा आपको ताकि याद हो जाए कि कहाँ पर आपको फिल करना था। तुंगभद्रा, तो जो तुंगभद्रा है आपका तुंगभद्रा जो है वो आपका यस कर्नाटक में, और वहाँ पर तुंगभद्रा ही नदी है। उसके बाद बात करते हैं सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो आपका राजस्थान में, और चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी में। और उसके बाद हम बात करते हैं भैया भाखड़ा नंगल बांध। तो भाखड़ा ये भांगड़ा कहाँ के लोग करते हैं? पंजाब के लोग भांगड़ा ज़्यादा करते हैं, तो ये पंजाब में आपको लिखना था। और सतलुज, वहाँ पर जो है वो नाच के लूज होता आते हैं। ठीक है, भांगड़ा करते हैं पंजाब वाले, भांगड़ा करते हैं और नाच के लूज हो जाते हैं। तो सतलुज नदी आपको यहाँ पर करना था। एंड ये कुछ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न हैं। अगर आप दृष्टिबाधित बच्चों के प्रश्नों के भी आंसर चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आप हमसे लगातार बने रहेंगे। और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आपके टोटल कितने आंसर बन रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80, वो भी भैया अपना ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 80 आपके कितने टोटल मार्क्स हो रहे हैं, कौन से सवाल में आपको डाउट लग रहा है। और आपको वीडियो कैसे लगी, प्यारा सा अपना कमेंट भी ज़रूर रखें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।